पर हम कहते हैं कि जब उनका राज आया तो उनसे कुछ चीजें हमने सीखी, हमने कुछ चीजें सीखी तो हमने देखा कि यार उनके महिलाओं को सती नहीं करते, है ना, उनके बाल विवाह नहीं किया जाता, उनके समाज में छुआछूत नाम की कोई भी चीज नहीं थी। तो हमें लगा यार इनके माध्यम से अपने को भी ऐसा कुछ करना चाहिए। और हमारे राजा राम मोहन राय ने कहा कि जब अंग्रेजों के सती प्रथा नहीं तो हमारे भी सती प्रथा नहीं, जब उनके बाल विवाह नहीं आता तो हमें भी बाल विवाह नहीं, जब वो अनटचेबिलिटी नहीं करते तो हमें भी अनटचेबिलिटी नहीं। तो हमने उनके सीख सीख के खूब सारी चीजें की। पर तभी कुछ लोग हमारे ऐसे भी आए जिन्होंने कहा इनसे क्यों सीखें, तो ऐसा अच्छा बनना है तो अच्छे बच्चे से सीखना पड़ेगा। और दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे कौन है? अंग्रेज। उनका ना, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो बड़के थे, वो इनसे भी ज्यादा अच्छे थे। क्या प्रूफ है आपके पास कि इनसे भी ज्यादा अच्छे थे? तो हमारे एक बंदे हैं जिनका नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती। क्या नाम था उनका? कैसे अच्छे नहीं थे? भारत की सबसे पुरानी किताब है ऋग्वेद। कौन सी किताब है? और ऋग्वेद पढ़ी जाए, ऋग्वेद में 10 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? और 10 चैप्टर पढ़ा जाए, 10 चैप्टर पढ़ के बताया जाए, एक भी जगह लिखा हुआ कि सती प्रथा होनी चाहिए? नहीं लिखा हुआ। एक भी जगह लिखा हुआ है कि विडो की शादी नहीं की जानी चाहिए? नहीं लिखा हुआ। एक भी जगह लिखा हुआ है क्या कि बाल विवाह हो जाने चाहिए? नहीं लिखा हुआ। एक भी जगह लिखा हुआ है कि छुआछूत होनी चाहिए? अरे कैसे में तो जाति नहीं है। तो जब जाति नहीं होती तब भारत में क्या था कि हमारे तो यहाँ कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी। कैसी वर्ण व्यवस्था थी? जो जैसा काम करता है उसका वो क्या है? वर्ण। मैं पढ़ता और पढ़ाता हूं, मैं ब्राह्मण। मेरा एक भाई मोटा ताजा एकदम बॉडी बिल्डर है, वो सेना के अंदर चला गया, क्षत्रिय। मेरा एक और भाई, उसने कहा खेती करेंगे यार अपने, तो वो वैश्य। मेरा एक और भाई, उसने कहा किसी बाणिये की दुकान पे जाके नौकरी करते हैं, वो शूद्र। हम एक घर में 4 भाई, चारों अलग अलग काम करते हैं, चारों के वर्ण अलग अलग। जब भाई 4 हैं तो आपस में छुआछूत किससे करेंगे? ये भी हो सकता है मैं आज पढ़ता और पढ़ाता हूं, तो अपने यार को दूसरा काम करते हैं, और मैं कहीं बॉडी बिल्डिंग सीखा और बाद में जाके सेना में शामिल हो गया, तो मैं आज ब्राह्मण हूं, 10 दिन बाद में क्या हो सकता हूं? क्षत्रिय। फिर मुझे लगा कि नहीं यार, सेना के अंदर तो कभी भी गोली लग जाएगी, मरमुरा जाएंगे यार, जिंदगी खत्म हो जाएगी, अपने तो गांव जाते हैं, अपने खेती कर लेते हैं, मैं वैश्य। थोड़े दिन बाद मुझे लगा कि नहीं यार, खेत के अंदर तो राम जी राजी हुए तो फसल हुई, राम जी राजी नहीं हुए तो फसल नहीं हुई, अपने तो किसी बाणिये की दुकान पे जाके नौकरी करते हैं, तो मैं कौन हो गया? शूद्र। एक ही व्यक्ति अलग अलग चेंज कर सकता है। ऋग्वेद के 90 मंडल के अंदर लिखा हुआ है, एक स्टूडेंट कहता मैं छात्र हूं, मेरे पिता वैद्य है और मेरी माता आटा पीसती है, एक ही घर में 3 लोग 3 अलग अलग काम करते हैं। हमने कहा वो कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी। कैसी थी? प्रोफेशन बेस्ड सोसाइटी थी, जिसका जैसा प्रोफेशन है उसका वही क्या हो जाएगा? वर्ण। जब प्रोफेशन के आधार पर हो सकता है, प्रोफेशन चेंज हो सकता है, एक ही परिवार के लोगों के प्रोफेशन अलग अलग हो सकते हैं, तो परिवार में अनटचेबिलिटी भी नहीं हो सकता। और हमने कहा सर हमारी तो पुरानी किताबों को पढ़िए, हमारे तो उपनिषदों के अंदर उदाहरण मिलते हैं कि राजा जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच में संवाद हुआ। किसके बीच में? ऋषि याज्ञवल्क्य और गार्गी। राजा जनक के भरे दरबार में याज्ञवल्क्य और गार्गी आपस में डिबेट करते हैं, और याज्ञवल्क्य जीतने लगते हैं, सॉरी गार्गी जीतने लगती है। तो याज्ञवल्क्य को इतना गुस्सा आता है कि याज्ञवल्क्य कहते हैं गार्गी तुम चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। याज्ञवल्क्य और गार्गी आपस में डिबेट कर रहे हैं, इसका मतलब गार्गी पढ़ी लिखी है, इसका मतलब हमारी लड़कियां पढ़ती थी। याज्ञवल्क्य और गार्गी भरी सभा में डिबेट कर रहे हैं, इसका मतलब घूंघट तो नहीं है। ये थोड़ी है कि याज्ञवल्क्य यूं याज्ञवल्क्य गेट के बाहर बैठे थे, गार्गी गेट के पीछे खड़ी होके और कह रही थी मैं यहां से बोलूंगी, है ना। गांव में महिलाएं लड़ती है तब ऐसे लड़ती है कि गेट के पीछे खड़ी होती है, घूंघट खींच के वहीं खड़ी रहती है, बाहर पुरुष होते हैं फिर भी जोर जोर से लड़ती है उनसे। कोई और कहता है बीननी चुप रहो, जोर मत बोलो, वो कहती बोलूंगी, मैं सुनाऊंगी, मैं सबको बताऊंगी मैं क्या कर सकती हूँ। पर गार्गी तो भरी सभा में बोल रही थी ना, इसका मतलब गार्गी पर्दा प्रथा का पालन भी नहीं कर। हमने कहा साहब ऋग्वेद के मंत्रों की रचना करने वाली महिलाएं भी है, लोपामुद्रा, काक्षावृति, घोषा, सिक्ता, अपाला, खूब सारी महिलाएं जिन्होंने ऋग्वेद के मंत्रों की रचना की। इसका मतलब महिलाओं की स्थिति भी अच्छी थी। ये बातें करने वाले व्यक्ति थे स्वामी दयानंद सरस्वती। तो उन्होंने कहा यदि हमें अच्छा बनना है तो अंग्रेजों की तरफ देखने की आवश्यकता, हमें हमारे पूर्वजों की तरफ देख लेना चाहिए। पर ये दोनों चीज है, राजा राम मोहन राय जैसे लोग अंग्रेजों से प्रभावित है ना, और दयानंद सरस्वती जैसे जो लोग हैं वो अंग्रेजों के खिलाफ है। दोनों तरीके से सुधार तो हो रहा था, भले अंग्रेजों के देख के सुधार हो रहा है या अंग्रेजों के खिलाफ जाके सुधार हो रहा है, वो हमारा समाज सुधार आंदोलन है। कौन सा है? सोशल रिफॉर्म जो मूवमेंट है। इसलिए सोशल रिफॉर्म मूवमेंट के बारे में एक बात कही जाती है, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट था वो अंग्रेजों से इंस्पायर भी था, अंग्रेजों के खिलाफ भी था। तो कभी मेंस में क्वेश्चन आया कि क्या भारत का धर्म सुधार आंदोलन अंग्रेजों से प्रभावित तथा अंग्रेजों के खिलाफ दोनों एक साथ था? हाँ, उसमें कुछ तत्व, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिससे पता चलता है कि हाँ यार वो वैसी बातें कर रहे हैं जैसी बातें कौन करते थे? अंग्रेज। हम कह सकते हैं उसमें कुछ बातें ऐसी भी है कि हम अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे और हम कह रहे थे कि हमें अच्छा बनने के लिए अंग्रेजों की तरफ देखने की आवश्यकता। इसलिए हमने उस समय नारा दिया बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो।
क्या नारा दिया? अंग्रेजों की तरफ नहीं जाना आपने, तो किसकी तरफ लौटो। ये रिएक्शन अंग्रेजों से ही तो हो रहा है। अंग्रेजों ने राज किया, अंग्रेजों के राज के खिलाफ हमने क्या कर दी? क्रांति। अंग्रेजों से सीख क्या, अंग्रेजों के खिलाफ करके हमने समाज में क्या किए? सुधार। जब किसी भी समाज में इंटरनल रिफॉर्म होते हैं, पहले क्या होता है, कोई भी तंत्र जो होता है वो अंदर से मजबूत होता है। कोई सिस्टम, कोई तंत्र जब अंदर से मजबूत होता है तब वो बाहर की तरफ देखता है। जब वो बाहर देखता है तब उसको लगता है कि अरे यार हमारे तो अफसर ही नहीं है। जब वो बाहर की तरफ देखता है उसको लगता है अरे ये जो मंत्री बने इनके अंदर एक भी बंदा हमारा नहीं। वो बाहर देखता है लगता है अरे टैक्स तो ज्यादा ले रहे हैं हमसे। जब वो बाहर देखता तब उसको लगता है अरे सारे व्यापारी तो अंग्रेज आ गए, हमारा तो कोई व्यापारी भी नहीं है। पहले व्यक्ति अंदर देखता है, जब अंदर देखता है उसके बाद जब बाहर देखता है तो उसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इन चीजों की तरफ उसका ध्यान जाता है। भारत का वह चरण जब हमने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक फ्रीडम मांगने की कोशिश की उसको हम बोलते हैं हमारा नेशनल मूवमेंट। क्या बोलते हैं? हम आज से हमारा नेशनल मूवमेंट शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे? इसलिए मॉडर्न इंडिया दो भागों में बांट के पढ़ी जाती है। एक वह भाग जब हम ये पढ़ते हैं अंग्रेजों ने क्या क्या किया, अच्छा क्या बुरा क्या, वो हम नहीं देखते। तब हम ये पढ़ते हैं उन्होंने किया क्या क्या था। तब हम पढ़ते हैं विलियम बेंटिक ने कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की, पढ़ते हैं। तब हम पढ़ते हैं कि रिपन ने भारत में नगर निगम बनाने शुरू कर दिए थे। तब हम पढ़ते हैं लिटन ने वर्नेकुलर प्रेस एक्ट लेके और उसने कहा कि देसी भाषा के अखबार सरकार के खिलाफ नहीं लिख सकते। यही पढ़ा आपने। फिर आपने पढ़ा कि वो जो शासन था उसके खिलाफ रिएक्शन हुआ। वो रिएक्शन क्या था? वो शासन था उससे सीख के या उसके खिलाफ जाके हमने समाज में क्या किए? सुधार। अब हम पढ़ेंगे उस अंग्रेजी शासन के फलस्वरूप उसी शासन के अंदर रहते हुए हम कैसे पॉलिटिकल बातें कर रहे थे, हम कैसे इकोनॉमिक बातें कर रहे थे। ये हमारा क्या नेशनल मूवमेंट। आज भी तो करते हैं। आज बीजेपी की सरकार है, आज कोई भी मांग करता है भाई किसानों को अधिकार दो, मांग की जा रही है ना। आज कोई मांग करता है टैक्स में कमी लाओ, सरकार टैक्स ज्यादा लगा रही है, मांग की जा रही है। उस समय यही मांगे हम किसके खिलाफ कर रहे थे? अंग्रेजों के। पूरा देश इकट्ठा होकर कर रहा था, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? नेशनल। आई बात समझ में? मोटा मोटा सा आप ये जानते हैं कि 47 में जब देश आजाद हुआ, देश आजाद होने के बाद में कांग्रेस का राज रहा। किसका राज रहा? तो अपनी हिस्ट्री भी मोटे तौर पर किसके द्वारा लिखाई गई? कांग्रेस। कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885। कब शुरुआत हुई थी? 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस स्थापित की गई थी। तो ऐसा माना जाता है कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत उसी दिन से हुई। राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कब से हुई? 28 दिसंबर 1885। क्यों उस दिन से क्यों मानी जाती है? क्योंकि कांग्रेस स्थापित हुई थी। क्या स्थापित हुई? क्योंकि नेशनल मूवमेंट चलाने वाली बड़ी पार्टी कौन सी? कांग्रेस। तो कांग्रेस कहती है भाई उसी दिन से नेशनल मूवमेंट चला जिस दिन हमारे आने से पहले कोई नेशनल मूवमेंट नाम की चीज ही नहीं थी। ऐसा कांग्रेस ने कहा क्योंकि कांग्रेस लिख रही थी। कांग्रेस की दूसरी पार्टी लिखती तो वो शायद अपना लिख देती, पर लिखा कांग्रेस तो उसने कहा ये है। और मोटी मोटी बात भी सही है कि कांग्रेस के आने से पहले इतना बड़ा कोई संगठन काम नहीं कर रहा था, कांग्रेस के आने के बाद ही हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कहां से मानी जाती है? 1885। पर हिस्ट्री है ना, मैथमेटिक्स नहीं है, या कोई भी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स नहीं हो सकता। आप मैथमेटिक्स में कह सकते हैं 100 से पहले 100 के बाद सिंगल डिजिट डबल डिजिट, 9 से पहले सिंगल डिजिट 9 के बाद डबल डिजिट। आप बांट सकते हैं, अंकों में बांट सकते हैं, उसको नंबर्स में बांट सकते हैं। हिस्ट्री को आप ऐसे बांट नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते कि 28 दिसंबर 1885 को नेशनल मूवमेंट आ गया और 27 दिसंबर को नहीं था। इसका मतलब तो ये हुआ कि 28 दिसंबर को कांग्रेस है, कांग्रेस ने कहा खुल जा सिम सिम और नेशनल मूवमेंट, और 27 दिसंबर को नेशनल मूवमेंट नाम की कोई भी चीज ही। हिस्ट्री कभी भी ऐसे बांट के नहीं पढ़ी जा सकती। हम ये कहते हैं कि कांग्रेस से पहले भी कुछ छोटी छोटी पार्टियां बन गई थी। वो लोग भी पॉलिटिकल अवेकनिंग लाने का प्रयास कर रहे थे, राजनीतिक चेतना लाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन पहला जो बड़ा सामूहिक प्रयास किया गया था, पूरे देश की बड़ी पार्टी बनी थी, वो कौन सी थी? कांग्रेस। पर क्या हम ये जब कहें कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन शुरू किया तो हमें उन पार्टियों को भूल जाना चाहिए जो कांग्रेस की भूमिका तैयार कर रही थी? यदि वो छोटी छोटी पार्टियां ना बनी होती तो देश में लोग इकट्ठे ना हुए होते, इकट्ठे ना होते तो कांग्रेस की भी स्थापना नहीं होती। इसका मतलब कांग्रेस से पहले भी भारत में काम तो कर रहे थे कोई ना कोई। मैं थोड़ा सा एक बार बोर्ड पे बताता हूं, देखो, बाद में अपने बात करते हैं। आपने जितना पढ़ा होगा उसके अंदर आपने ये पढ़ा होगा कि अंग्रेजों की भारत में 3 प्रेसिडेंसियां थी। अंग्रेजों के भारत में क्या पढ़ी है आपने? 3 प्रेसिडेंसी पढ़ी होगी। एक प्रेसिडेंसी पढ़ी होगी मद्रास। कौन सी पढ़ी? आपने एक प्रेसिडेंसी उनकी पढ़ी होगी बंगाल। पढ़ी आपने? आपने उनकी एक प्रेसिडेंसी पढ़ी होगी बॉम्बे। कौन सी है? 3 प्रेसिडेंसी बताओ कौन कौन सी? मद्रास, बंगाल और बॉम्बे। आप नोटिस कीजिए अंग्रेज बड़े इंटेलिजेंट थे।
कि उन्होंने 3 प्रेसिडेंसियां बनाई। आप यूं मान लो 3 सेंटर्स, 3 बड़े सेंटर बनाए, तीनों कोस्टल एरिया में। तीनों कहां पे? समुद्र। एक ही उन्होंने कोई इलाहाबाद में, एक लखनऊ में नहीं बनाई, उत्तर भारत के अंदर नहीं है, सारी की सारी साउथ इंडिया या नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट समुद्र के ऊपर, इधर साउथ में समुद्र, इधर भी क्या है? समुद्र। क्योंकि अंग्रेज भारत में बिजनेस करने आए थे और बिजनेस समुद्र का व्यापार सबसे अधिक हो सकता है, इसलिए सेंटर भी कहां बनाए जाए? समुद्र। इसलिए कलकत्ता और बॉम्बे तो पूरे पूरे एकदम यहीं पर है, बंदरगाह के ऊपर ही। मद्रास थोड़ा सा अंदर है, यदि आप नोटिस करेंगे तो मद्रास पूरा एकदम कोस्टल एरिया पे नहीं है, थोड़ा सा बीच में आ जाता है, क्योंकि मद्रास को स्थापित करने वाला था फ्रांसिस डे। कौन था? उसकी गर्लफ्रेंड का घर था इधर, उसको भेजा तो ये था कि कोस्टल एरिया में बनानी है, पर उसने कहा नहीं, वैसा सामने वाली खिड़की में वो बड़ा फील लेना था उसको पूरा, इसलिए वो इधर कर गया थोड़ा सा, वरना ये भी थोड़ा सा इधर की तरफ ही होना था, पूरा कोस्टल के अंदर ही होना था। 3 बनाए। बॉम्बे तो बनाए अंग्रेजों ने था। अंग्रेजों के आने से पहले बॉम्बे नाम की कोई चीज ही, एक छोटा सा गांवड़ा हुआ करता जहां पर एक देवी का मंदिर हुआ करता, मुंबा। कौन सी देवी? मुंबा। मुंबा देवी। कौन सी देवी? मराठी देवी को बोलते हैं आई। मम्मी को क्या बोलते हैं? अपने कहते हैं मम्मी, वो क्या कहते हैं? आई। इसलिए अपने कहते हैं मम्मी की सौगन, वो कहते हैं आई शपथ। फिल्मों में था आई शपथ, तो आई का मतलब, तो वह जगह जहां पे मुंबा आई रहती है, मुंबई 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 करते करते क्या करके, क्या करके, अंग्रेजों से मुंबई बोला नहीं गया, इसलिए अंग्रेजों ने इसका नाम दिया बॉम्बे। क्या नाम दिया? फिर अपने राजस्थान वालों से ना तो बोला गया बॉम्बे, ना बोला गया मुंबई, हमने बोला बम्बई। इसलिए अपने पापा की उम्र के सारे लोग इसको क्या बोलते हैं? बम्बई। फिर कई साल पहले भाई महाराष्ट्र वालों ने लोगों को कूटना शुरू किया, उन्होंने कहा यदि किसी ने बम्बई बोल दिया ना तथा हमारी सटकली देख लेना बाद में, और सारे के सारे इसको क्या बोलोगे? मुंबई। आमची मुंबई, आमची मतलब हमारी, हमारी मुंबई। इसलिए यदि कभी आपने बाल ठाकरे वाली मूवी देखी, बाल ठाकरे पे एक मूवी है, उस बाल ठाकरे की मूवी में वो जज के सामने कटखरे में खड़े हैं, वकील पूछता है और बॉम्बे में जो दंगे हुए थे उसमें आपका हाथ था क्या? तो कहता है मुंबई। हाँ हाँ वही जो बॉम्बे में 1992 में, देखो मुंबई। हाँ वही बंबई में जो आता मुंबई। पहले तू मुंबई बोल तो मैं जवाब दूंगा, जब तक तू मुंबई नहीं बोलेगा तब तक मैं इसका जवाब भी नहीं दूंगा। तो उसका नाम मुंबई क्यों है? मुंबा आई है। कौन सी आई है? मुंबा आई का मंदिर है, इसलिए नाम क्या हुआ उसका? मुंबई। ये पहले गांवड़ा सा ही हुआ करता, लेकिन अंग्रेजों ने यहाँ पे आके, अंग्रेजों को लगा कि नहीं यार यदि ये बनाया जाए ना तो समुद्री व्यापार बहुत इजी हो जाएगा। और समुद्री व्यापार कितना इजी हो गया आप देखो, पहले यदि किसी को महाराष्ट्र से पाकिस्तान जाना होता, महाराष्ट्र से पाकिस्तान जाना होता है, कि मान लो उसको नागपुर से पाकिस्तान जाना है, तो पहले राजस्थान आते, पहले गुजरात की तरफ इधर नीचे आते, फिर राजस्थान आते, फिर पूरा राजस्थान क्रॉस करते, फिर जाते सिंध। कहां जाते? सिंध में एक शहर पड़ता कराची। कौन सा था? तो यदि कराची जाना तो पूरा राजस्थान क्रॉस करके कहां जाते? कराची। ऐसे यदि किसी को अफगानिस्तान की तरफ जाना है तो भी वापस पूरा राजस्थान क्रॉस करके अफगानिस्तान, किसी को ईरान की तरफ जाना राजस्थान क्रॉस करके। मतलब भारत में किसी को यदि बिजनेस करना है, विदेशी व्यापार, उसको ईरान जाना है, इराक जाना, अफगानिस्तान जाना, पाकिस्तान जाना, तो क्या क्रॉस करना पड़ेगा? राजस्थान। इसलिए अपने वारे न्यारे थे, इसलिए अपने जगह जगह छोटी छोटी मंडियां बनी हुई थी, अपने यहाँ छोटे छोटे व्यापारी थे सब जगह। और व्यापारी वो जो उधर महाराष्ट्र से आते उनको कहते तू पाकिस्तान जाके क्या करेगा? तेरा सामान हमें पकड़ा, हम पाकिस्तान भेज देंगे, उधर से आएगा तेरे पास भेज देंगे। हम थे बिचौलिए। हम क्या थे? अब अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने आकर नहीं भाई साहब आज के बाद लैंड रूट खत्म, लैंड रूट से नहीं जाएंगे, हम जाएंगे सी रूट। कैसे जाएंगे? अब उन्होंने यहाँ एक बॉम्बे बनाया, यहाँ पाकिस्तान के अंदर पड़ा है कराची। यहाँ पे क्या है? यहाँ आपका कराची, कराची पोर्ट आ गया। ये कौन सा पोर्ट? पानी पानी में 35 किलोमीटर है, पानी पानी में दिखता है सामने, वो कराची रही है बॉम्बे। इसलिए राजस्थान वाले बर्बाद हुए जैसे बॉम्बे बना। अब हमारे ये जो पूरा रूट हमारी तरफ से होके इधर से जाया करता था, ये रूट पूरा ही क्या हो गया? बर्बाद हो गया एकदम। सारा का सारा जो व्यापार था वो किधर शिफ्ट हो गया? बॉम्बे। बॉम्बे से कराची जाना है, जहाज में सुबह बैठो शाम को पहुंच जाओ। वरना यदि आपको बॉम्बे की तरफ से पाकिस्तान जाना होता महीने लगते 6, पैदल 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 पैदल, ऊंट गाड़ियां बैलगाड़ियों पे लेके वहां पे सामान पहुंचते। इसलिए अंग्रेज अपने पास है, राजस्थान वालों के पास है। अंग्रेज इस बात को जानते थे कि राजस्थान के लोगों का बिजनेस सेंस बड़ा गजब का है, राजस्थान के लोग बहुत अच्छे व्यापारी है, इतनी पीढ़ियों से व्यापार कर रहे थे। वो अपने पास आए, अपने पास उन्होंने कहा देखो तुम्हारा व्यापार तो हो गया समाप्त, तुम एक काम करो बॉम्बे बस जाओ, बॉम्बे जाके बिजनेस कर लो। अपने कोई जो यहाँ पे सेठ था उसने कहा यार बॉम्बे जाके बिजनेस करूंगा, मेरे पास तो रुपए नहीं है, बिजनेस कैसे करूं? उन्होंने कहा लोन दे देंगे। क्या दे देंगे? तो उसने कहा पर वहां पे, यहाँ पे तो मेरे को ये ऊंट गाड़ी वाले जानते हैं, तो मैं मेरा सामान कहता हूँ छोड़ गया तो छोड़ के आ जाते हैं, वहां सामान कैसे छोड़ेंगे? उनका रेल। क्या लेके आएंगे हम?
रेल से तेरा सामान इधर से उधर और उधर से उधर, गाड़ियां रेल सब हम देंगे, चिंता ही मत कर। उसने कहा यहाँ तो राजा भी मेरे को जानता है, तो मेरे साथ कोई लूटपाट हो जाए तो मैं राजा कहता हूँ, राजा पकड़ के ले आता लूटे रहूंगा। अंग्रेजों ने कहा पूरी सिक्योरिटी, पूरी गारंटी है। फिर अपने वाले ने लास्ट हथियार चलाया। अपने सबके साथ ये समस्या रहती है, और अपने वाले सेठ ने कहा कि पैसे डूब गए तो, अपने सबको लगता है तैयारी तो कर लेंगे, सिलेक्शन नहीं हुआ सर आईएएस की कर रहे हैं, आईएएस में नहीं हुआ तो कोई छोटा मोटा कर लेंगे क्या, तो की क्या गारंटी है। तो ये भी हो सकता है कि अपने यहाँ कोचिंग से बाहर निकलते हैं, तेज सी गाड़ी आए और उड़ा दे, तो क्या पैदल आते हुए हेलमेट लगा के आए कि सर पैदल आते हुए एक्सीडेंट हो गया तो हेलमेट लगाए हुए आया करो सारे के सारे। तो का कोई भी जवाब, अंग्रेजों ने कहा तुम्हारे तो का हम जवाब देंगे। इंश्योरेंस क्या कर देंगे, पैसे डूब गए तो भी क्या हो जाएगा, इंश्योरेंस। पैसे हमारे, इंश्योरेंस हमारा, गाड़ियां हमारी, सिक्योरिटी हमारी, तुम तो दुकान खोलो। इतना कहा तो फिर सेठ गए राजस्थान से भर भर के, जाना पहुंचे बैलगाड़ी, वहां पहुंच गए मारवाड़ी, जाना पहुंचे बैलगाड़ी, वहां पहुंच गए। मैं 2022 में बनारस के एक कार्यक्रम के अंदर था, वहां बड़े बड़े सेठ आए हुए थे इंडिया के, राजस्थान के जो थे, इंडिया में अलग अलग भागों में। मुझे एक सेठ मिले वहां पर, उन्होंने आके, मैं भाषण देके नीचे उतरा, उन्होंने कहा अरे यार तुम बहुत अच्छे बोले यार, और तुम बोले तो मुझे तो मेरे क्षेत्र की सी आवाज आई, कहाँ कहाँ क्यों तुम। मैंने कहा सेठ जी मैं बीकानेर का हूँ। अरे तभी मैं नागौर का हूँ। सेठ जी नागौर में कहाँ से हो, उनका मैं कुचामन का हूँ। सेठ जी अभी कहाँ रहते हो, कि गुवाहाटी रहते हैं। गुवाहाटी कब गए थे सेठ जी, 1822। ये बात हम 2022 में कर रहे थे। कब कर रहे थे, इसका मतलब सेठ जी का परिवार कितनी पीढ़ी पहले चला गया, 200 साल। कितने साल पहले। मैंने मजाक में कहा कि सेठ जी गुवाहाटी तक ही अपने वाले आगे चले गए। उन्होंने कहा कोहिमा तक तो पहुंच गए, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, और भारत सरकार अनुमति नहीं देती, वरना चाइना में जोधपुर मिष्ठान भंडार खोले। ये तो थोड़ा सा उधर मिल नहीं रहा अपने को मौका, एक बार मौका दें अपने उधर चले जाए। कहने का मतलब है जी कि अपने लोगों ने बिजनेस का फिर खूब फायदा उठाया। इसलिए आप आज भी है ना, भारत के अंदर पैसे वाले लोगों के नाम उठा के देखोगे कि भारत में यार बड़े बड़े बिजनेसमैन कौन है, तो 99.99% बिजनेसमैन राजस्थान के हैं। आप तो दो तो नए नए अमीर हुए, इनको छोड़ दो, अंबानी अडानी, नए नए पैसे हैं, 3 पीढ़ी पहले तेल भर रहे थे, कोई ज्यादा पैसे वाली बात है। एक छोड़ दो आप, टाटा, किसको छोड़ दो, टाटा, मोटे मोटे जो पैसे वाले हैं उनमें। बाकी आप किसी का नाम लो, बजाज, बिरला, मित्तल, मोदी, झुनझुनवाला, है ना, डालमिया, जितने भी सारे के सारे, शेखावटी के, मारवाड़ के खूब सारे मिलेंगे। इसलिए हरियाणा का भी कोई आदमी यदि कलकत्ता जाके बिजनेस करता है, वो खुद को मारवाड़ी बताता है। क्या बताता है, उसको लगता है मारवाड़ी नाम बताने से बिजनेस ढंग से हो जाएगा, कोई भी पैसे खाएगा। इसलिए साल भर पहले बॉम्बे में महाराष्ट्र के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, क्या नाम है, उन्होंने बयान दिया कि यदि महाराष्ट्र को राजस्थान वाले छोड़ के चले जाएं तो महाराष्ट्र बर्बाद हो जाएगा। तो महाराष्ट्र वालों ने कहा ये महाराष्ट्र का अपमान है, राष्ट्र राज्यपाल माफी मांगे, राज्यपाल माफी मांगे। उन्होंने दूसरे दिन कहा कि मैं माफी मांगता हूं, पर सच्ची बात वही है। तो आप देखिए अपने क्या वैल्यू है। तो बॉम्बे, इसलिए मुझे बॉम्बे का हमेशा लगता है कि यार बॉम्बे ने दोनों चीजें की। बॉम्बे ने हमारे व्यापार को बर्बाद कर दिया, लेकिन बॉम्बे ने हमारे लोगों को बाहर निकलने का मौका दिया। उस समय यदि हमारा व्यापार बर्बाद नहीं होता तो हम घर छोड़ के बाहर जाते नहीं। राजस्थानी की कहावत है, फरी वो चरी इन बादो भूखों मरी, जो फिरेगा वो चरेगा, जो बंधा रहेगा वो भूखा मर जाए। हम फिरे इसलिए चरे, जो बंधे रहे वो भूखे मर गए। तो अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसियां कौन कौन सी, बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, कौन कौन सी, तीनों जगह संगठन बने, बंगाल में भी बने, मद्रास में भी बने और बॉम्बे में। सबसे अधिक अंग्रेजों का यदि कहीं पर ज्यादा राज था तो वो राज कहां पे था, बंगाल, क्योंकि पैसा भी ज्यादा कहां पर था, बंगाल। इसलिए अंग्रेजों के खिलाफ बातें भी सबसे अधिक कहां पर होगी, बंगाल। उसका एक रीजन ये भी था कि सबसे अधिक पढ़ाई लिखाई भी कहीं पर आई थी तो बंगाल। अंग्रेजों का राज ज्यादा तो अंग्रेजों की स्कूलें भी ज्यादा। अंग्रेजों के दिमाग में यह था कि हम हमारी स्कूलें खोलेंगे ज्यादा से ज्यादा तो यहाँ के लोगों को ईसाई बना देंगे। क्या बना देंगे, अपने वाले आज बने कल बने। अंग्रेज जोर लगा के मर गए, 200 साल का राज रहा, फिर भी अपने वाले ईसाई तो बने, ईसाई नहीं बने अपने वाले। मैकाले ने उस समय कहा था, मैकाले का नाम सुना, मैकाले ने जब कहा था ना भारत में अंग्रेजी पढ़ाई जाए, तो अंग्रेजों ने उसको टोका कि मत पढ़ा, ये तेरे मामे कल तेरे सामने सवाल करेंगे। मैकाले ने कहा मुझे पता है कि अंग्रेजी पढ़ने के बाद एक दिन ही हमारे सामने खड़े हो जाएंगे, फिर भी मैं चाहता हूं इनको अंग्रेजी पढ़ाई जाए। 2 तरीके हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 200 साल, 100 साल, 500 साल बाद कभी ना कभी भारत को आजाद करना पड़ेगा।
मैं चाहता हूं जिस दिन हम भारत को आजाद करें उस दिन वहां पर कम से कम सभ्य लोग हो जिनको अंग्रेजों की बातें तो पता हो, ताकि बाद में भी इनके साथ व्यापारिक राजनीतिक संबंध बनाए जा सके। यदि हमने इनको ना पढ़ाया तो कल को क्या पता कौन सी गवर्नमेंट पावर में आए और वो गवर्नमेंट होगी इंग्लैंड से कोई भी संबंध रखेगी। मैकाले की बात कितनी सही है। अंग्रेज चले गए हमारे देश से, उसके बावजूद हमारे अंग्रेजों के साथ में पॉलिटिकल संबंध है, हमारे अंग्रेजों के साथ व्यापारिक संबंध है। अंग्रेज चले गए हमारे देश से, उसके बावजूद इंग्लैंड के अंदर जब कोई भारतीय बैठा होता है तो कभी नहीं सोचता कि मैं एक दिन बम बनाऊं और बकिंघम पैलेस को उड़ा दूं। इन्होंने हम पर राज किया था। उल्टा हम उस बकिंघम पैलेस के आगे फोटो खिंचा के गर्व महसूस करते हैं, अरे कि मैं इंग्लैंड में रानी का महल है उसके आगे मैंने फोटो खिंचवाई। यही है ये कारण, इसलिए कि एजुकेशन वाली पद्धतियां सेम हो गई थी। कुछ सालों में हमें लगा मामला ठीक है। बंगाल में एजुकेशन ज्यादा आई थी, इसलिए बंगाल में विरोध के स्वर भी तेज हुए, तो बंगाल में राजनीतिक पार्टियां ज्यादा बनी। अब मैं बताता हूं कौन कौन सी। एक बार देखो, केवल यहां पर एक पार्टी बनी थी, उसका नाम था बंग भाषा प्रकाशिका सभा। क्या नाम था? क्या नाम बताओ देखे? बंग भाषा, नाम से पता चलता है हम बंगाली पढ़ेंगे। बंग भाषा, बंग भाषा कौन सी? बंगाली। तो बंगाली को प्रमोट करने के लिए जो लाई गई वो कौन सी थी? बंग भाषा। क्योंकि अंग्रेज 1835 में अंग्रेज इंग्लिश लेके आए, ये रिटेलिएट है, उसकी रिएक्शन है। देखो आप, 35 में इंग्लिश आई, उन्होंने कहा नहीं साहब इंग्लिश तो पढ़ लेंगे लेकिन साथ में क्या पढ़ेंगे? मैकाले ने कहा था इन सबको अंग्रेजी पढ़ा के इन सबको भूरे अंग्रेज बना दूंगा, मैं इनको काले अंग्रेज बना दूंगा। पर हमने कहा नहीं नहीं, साथ में हम हमारी बंगाली भी पढ़ेंगे, इसलिए कौन सी आई? बंग भाषा प्रकाशिका सब। आप पुनः इन बातों को याद रखिए। 35 में मैकाले ने अंग्रेजी लागू की है, 36 में हमने रिएक्शन किया उसका, ना भाई साहब अंग्रेजी नहीं, हम हमारी भाषा पढ़ेंगे। ये बातें सबसे अधिक कहां पे थी? बंगाल। क्योंकि सबसे ज्यादा अंग्रेजों का रूल मजबूती से कहां जमा होता? बंगाल। तो बंगाली भाषा की बात करेंगे तो बंगाली भाषा के लिए कौन सी पार्टी बना दी गई? बंग भाषा प्रकाशिका सभा। कौन सी? हम बंग भाषा का प्रकाशन करेंगे, हम अंग्रेजी का ज्यादा प्रकाशन करेंगे। और बंगालियों में तब से लेके आज दिन तक ये भावना है कि दुनिया की सबसे बड़ी भाषा बंगाली है, दुनिया की सबसे अच्छी भाषा बंगाली, दुनिया का सबसे अच्छा साहित्य बंगाली, दुनिया का सबसे अच्छा संगीत बंगाली। बंगालियों में बात कूट कूट के भरी हुई है, इसलिए बंगाली आज भी बाकी भारत की भाषाओं को, बाकी दुनिया की भाषाओं को अच्छी, तुम्हारे वाले में कुछ ही नहीं है। एकमात्र कोई भाषा है तो वो कौन सी है? और देख लो ये तो उनमें क्या भावना रही होगी। 47 में देश के 2 टुकड़े हो गए, है ना? 47 में देश के 2 टुकड़े हुए। जिन्ना ने कहा कि हम पाकिस्तान लेंगे, पाकिस्तान लेंगे, मुसलमानों को पाकिस्तान दिया जाए। फाइनली अंग्रेजों ने दे दिया, पर पाकिस्तान के 2 टुकड़े दिए, एक तो जो आज पाकिस्तान है वो, और एक जिसको आप बोलते हो बांग्लादेश। क्या बोलते हो? तो एक तो दे दिया पाकिस्तान और एक कौन सा दे दिया? बांग्लादेश। दोनों किस आधार पर दिए गए? धर्म। जहां पर मुसलमान ज्यादा है वो पार्टी इनको दिया जाए। पंजाब में मुसलमान ज्यादा है, पंजाब के 2 टुकड़े, आधा पंजाब भारत में, आधा पंजाब पाकिस्तान, इसको तो आज का पाकिस्तान बोलते हैं। बंगाल में मुसलमान ज्यादा है, आधा बंगाल भारत में, आधा बंगाल पाकिस्तान के अंदर। तो पूर्वी बंगाल दिया पाकिस्तान को, पश्चिम बंगाल रखा हमने। पूर्वी बंगाल दिया पाकिस्तान को, पश्चिम बंगाल रखा। इसलिए आज भी हमारे राज्य का नाम है पश्चिमी बंगाल। क्या नाम है? आप कभी सोच के देखा कीजिए कि भारत में किसी राज्य का नाम पश्चिमी बंगाल कैसे हो सकता है? क्योंकि पश्चिम की वैल्यू तो तभी है जब पूर्व हो। कोई अपने जिलों के, अपने राज्यों के नाम देखे, राज्यों के नाम देखे, एक राज्य का नाम है वेस्ट बंगाल, तो अपने से पूछेगा तुम्हारा पूर्वी बंगाल का है? तो हो तो हमारे पास है ही नहीं, तो फिर तुमने इसका नाम पश्चिमी क्यों रख रखा? बंगाली कर लो, फिर इसका पश्चिमी नाम क्यों है? पर हमारे संविधान निर्माताओं ने, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, उन सब ने मन ही मन में सोचा होगा कि आज नहीं तो कल आने वाली पीढ़ियां वापस लेगी, इस बांग्लादेश को वापस लेना है, और जिस दिन वापस लेंगे तब उसका नाम कर देंगे पूर्वी, हमारे वाला क्या रह जाएगा? पश्चिमी। हम इसका नाम चेंज करेंगे। पॉलिटी होगी क्या आपके? तो पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा एक राष्ट्रीय विकास परिषद, नहीं पढ़ा? कुछ संगठन आगे पढ़ लेंगे, तो छुड़वा दी होगी थोड़ी बहुत, ये टॉपिक पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये योजना आयोग ऐसे नहीं पढ़े, नीति आयोग ऐसे संगठन, आजकल वो खत्म ही हो गया, इसलिए पढ़ाना भी बंद कर दिया होगा। हमारे टाइम उसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती थी। एक राष्ट्रीय विकास परिषद है, क्या है? प्रधानमंत्री अध्यक्ष और सारे राज्यों के मुख्यमंत्री, सारे राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बैठ के मीटिंग करते हैं कि भाई राष्ट्र के विकास के लिए क्या किया जाए, इसलिए नाम क्या हो गया? राष्ट्रीय विकास, एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल उसका नाम, एनडीसी होती है। अब उसमें क्या होता है कि मुख्यमंत्री जो बोलते हैं ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री ABCD वैसे बोलेंगे, जैसे राज्य का अल्फाबेटिकल ऑर्डर वैसे बोलेंगे। अब अरुणाचल वाला बोल गया, आंध्र प्रदेश वाला बोल गया, जैसे बोले उठ के चले गए। बिहार वाला बोल गया, उठ के चला गया। अब C पर जो कोई राज्य था वो बोला, छत्तीसगढ़ बोला, वो उठ के चले गए। D पर कोई दिल्ली था, उठ के चला गया। लास्ट में अकेली बची दीदी ममता बनर्जी। कौन बची? ममता बनर्जी, वेस्ट बंगाल।
नाम क्या है? वेस्ट बंगाल। डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद एक्स वाई जेड कोई नहीं आता। और दीदी को उस दिन गुस्सा आया, दीदी ने कहा कि मैं मेरे राज्य का नाम चेंज करूंगी और मैं इसका वेस्ट बंगाल नहीं करूंगी, खाली बंगाल कर दूंगी। खाली क्या कर दूंगी? राज्य के नाम चेंज करने का अधिकार किसके पास? किसके पास? सेंटर। दीदी ने सेंटर को लेटर लिखा, दीदी ने कहा कि भाई ये हमारे राज्य का नाम चेंज करो और हमारा राज्य का नाम कर दो बंगाल, वेस्ट हटा दो, तो अगली बार अरुणाचल, आंध्र प्रदेश, बंगाल, तीसरे नंबर पर मैं बोलूंगी, फिर मैं उठ के चली जाऊंगी यहां से। केंद्र ने अभी तक नाम चेंज नहीं किया। हमारी भावनाएं जुड़ी हुई है, वो वेस्ट बंगाल है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को याद रहे कि ईस्ट छीन लिया गया। आने वाली पीढ़ियां याद रखेगी 47 के अंदर हमारे साथ कुछ किया गया, उससे पहले हम एक थे, हमारा वो भी उधर बड़ा था। कुल मिला कहने का मतलब है वो जो बंगला अपना बंगाल उधर गया, वो कौन सा बंगाल था? पूर्वी बंगाल। इधर वाला पाकिस्तान, इधर वाला पंजाब गया, उधर वाला क्या गया? अपना बंगाल। एक बड़ी जोरदार सी चीज है। पाकिस्तान की मांग करने वाले जो नेता थे ना, जिन्ना, लियाकत अली, ये सारे थे यूपी बिहार के। कहां के थे? विभाजन हुआ पंजाब बंगाल का। विभाजन किसका हुआ? जिन्होंने पाकिस्तान मांगा वो पाकिस्तान गए नहीं। यूपी बिहार वाले तो यही है। कहां जाते? भेजा किसको? पंजाब को और बंगाल को। मांग करने वाले कौन? यूपी बिहार। यूपी की भाषा थी उर्दू। यूपी की भाषा कौन? इसलिए पाकिस्तान की मांग करने वाले नेता भी क्या बोलते थे? उर्दू। नेता नेता तो फिर भी उधर गए, जिन्ना, लियाकत अली सब गए। जिन्ना गुजराती थे, लियाकत अली सब ये यूपी के थे, ये वहां गए, तो उन्होंने जाकर पाकिस्तान की भाषा होगी उर्दू। पाकिस्तान की भाषा कौन होगी? आज जो पाकिस्तान है, उन्होंने तो कहा भाई नहीं यार, हमारी तो पंजाबी है, हम पंजाब के हैं तो पंजाबी भाषा है। लेकिन उनको कहा कि नहीं, लिखने में तो अपनी भाषा कौन सी होगी? उर्दू। बोलने में तुम भले क्या बोल लो, पंजाबी। उन्होंने कहा ठीक ठीक मान लेंगे। इधर वाला जो ये था पूर्वी पाकिस्तान जिसको बोला करते थे, जो बंगाल था, इनका ना दुनिया की सर्वश्रेष्ठ भाषा बांग्ला है। उर्दू क्या होती? हम केवल पढ़ेंगे तो किसमें पढ़ेंगे? पाकिस्तान वालों का मुसलमानों की भाषा उर्दू है, तो अपने को उर्दू में पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा ना 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 ना, भाषा बांग्ला है, वैसा कोई हिंदू मुसलमान नहीं है इसके अंदर। बांग्ला से बढ़ के दुनिया के अंदर कोई भाषा, और हम केवल बांग्ला पढ़ेंगे, इसके अलावा और कोई भाषा पढ़ेंगे नहीं। ढाका विश्वविद्यालय के बाहर 21 फरवरी 1952, कौन सा दिन? 21 फरवरी 1900, ढाका यूनिवर्सिटी के गेट पर कुछ स्टूडेंट खड़े हुए, स्टूडेंट कह रहे हैं कि बांग्ला भाषा, बांग्ला में पढ़ेंगे, बांग्ला भाषा में पढ़ेंगे, उर्दू में नहीं पढ़ेंगे, बांग्ला में पढ़ेंगे। पाकिस्तान की पुलिस फायरिंग करती है, 5 लड़के शहीद हो जाते हैं। कितने लड़के? क्या मांग कर रहे थे वो? बांग्ला भाषा में पढ़ेंगे। किस दिन की बात है वो? किस भाषा के लिए शहीद हुए? इसलिए पढ़ते हैं कि 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल मदर टंग डे, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। क्यों मनाते हैं? किसी भाषा की मान्यता के लिए कुछ लोग क्या हो गए थे? शहीद। क्या मांग कर रहे थे वो? तब वो मांग कर रहे थे बांग्ला भाषा को मान्यता दो। धीरे धीरे उन्होंने कहा आप भाषा छोड़ो, बांग्लादेश। पहले कहा बांग्ला की होनी चाहिए भाषा, फिर कहा बांग्ला का क्या होना चाहिए? 71 में देश ले गए वो। भाषा की मान्यता से शुरू हुआ आंदोलन, देश के 2 टुकड़े कर गया। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए। पश्चिमी पाकिस्तान आज पाकिस्तान है, पूर्वी पाकिस्तान क्या बन चुका है? तो बंगालियों के अंदर भाषा को लेकर कितनी बातें हो सकती है, आप देख लो। उन्होंने पूरा देश बना लिया भाई साहब। कि बांग्लादेश का आधार क्या है? कि बांग्ला बोलने वालों का देश अलग है। वो देश कौन सा है? वैसे वैसे भारत के अंदर पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कोई बन रहा है तो बंगाली बना रहे हैं। नाम क्या उसका? बंग भाषा। हम केवल बंग भाषा बोलेंगे, बंग भाषा पढ़ेंगे, बंग भाषा का प्रकाशन करेंगे। क्यों करें वो ऐसा? कौन सी भाषा थ्रेट है उनको उन दिनों में? अंग्रेजी। क्यों उन्हीं दिनों में क्यों थ्रेट था? 35 में लागू हुई है। कब लागू किया मैकाले ने? 1835 में। मैकाले क्या लागू कर रहा है? अंग्रेजी। इसलिए 36 में उन्होंने कहा नहीं भाई साहब, अंग्रेजी नहीं, हम क्या पढ़ेंगे? बंगाला। इसलिए कौन सी पार्टी? बंग भाषा प्रकाशिका सभा। कौन सी बनाएगी? बोले पड़ गई बात। और ध्यान देना, देखो हमेशा शब्दों पे ध्यान देना। पार्टी का नाम बोलिए क्या है? बंगाल जमींदार सभा। क्या नाम है? बंगाल जमींदार। बंगाल की है, छोड़िए, सभा, सभा होती है। बीच वाला वर्ड क्या है? जमींदार। दार, एक शब्द है दार। दार का मतलब होता है मालिक। दार का मतलब होता है थाने का मालिक, सूबे का मालिक, मनसब का मालिक, ठेके का मालिक, जमीन का मालिक। जो जमीन का मालिक है, जो लैंड को होल्ड करता है, जो लैंड को, इसलिए इंग्लिश में लैंड होल्डर्स सोसाइटी। इंग्लिश में क्या नाम है? आई बात सुन, पुनः बात समझना, चीजों को, चीजें सारी जुड़ी हुई रहती है। इसका मतलब बंगाल में जिसको जमीन के हक है वो जमींदार है। जिसको जमीन के हक है वो क्या है? हमने पढ़ा स्थायी बंदोबस्त में। स्थायी बंदोबस्त पढ़ा आपने? परमानेंट सेटलमेंट। जमींदारों को भूमि के हक दिए गए थे, पढ़ा आपने?
कि जमीन किसकी? जमींदार। जमीन किसकी? किसान को हक नहीं है। हक किसको है? जमींदार वो है जो खेती करता ही नहीं, वो केवल बैठ के क्या लेता है? टैक्स। खेती करता है किसान, टैक्स लेता है जमींदार, पर मालिक कौन? जमींदार। ऐसा उन्होंने अंग्रेजों ने बंगाल में किया था। कहां पे किया था? बंगाल। क्योंकि उनको लगा कि यदि जमींदारों को भूमि के हक दे दिए तो जमींदार अपने फेवर में आ जाएंगे, और जमींदार फेवर में आ जाएंगे तो अपना विरोध करेंगे नहीं, ठीक है, अपना राज चलता रहेगा। पर जब वो साउथ इंडिया गए तो वहां जमींदार ही नहीं थे, तो उनका यहां जमीन का हक किसको दें? तो उनका किसान को डायरेक्ट दो। किसान को साउथ इंडिया में बोलते हैं रैयत। क्या बोलते हैं? इसलिए वहां क्या लेके? रैयत बाड़ी। क्या लेके? जब वो नॉर्थ इंडिया में गए तो उन्होंने कहा यार यहाँ तो और मामला गड़बड़ है, यहाँ तो पूरा गांव ही अपने आप में कर रहा है कि यार हम तो मिलजुल के काम करते हैं। गांव को बोलते महाल। क्या बोलते? इसलिए पूरे गांव को कहा एक साथ टैक्स लेके आओ। कौन ले गया हमें नहीं पता, इसलिए वहां बनाई महलवाड़ी। क्या बनाई? महलवाड़ी बनाई। वहां पर जो वहां पर जमींदार, बड़े बड़े जमींदार बनाए नहीं गए। तो महलवाड़ी जब लेके आए तो महलवाड़ी में भी कहा भाई जमीन का हक किसको है? भाई ठीक है, आपने कहा पूरे गांव पूरे महल का टैक्स एक साथ लेके आ जाएंगे, पर जमीन किसकी है? यहां पर भी कहा जमीन किसान की है। जमीन किसकी है? जिसकी जमीन उसको क्या कहेंगे? जमींदार। वहां जो बंगाल में बड़े बड़े सामंत थे, जो फ्यूडल लॉर्ड थे, उनको जमीन के हक दिए गए तो वो क्या हो गए? जमींदार। मद्रास में किसानों को कहा तुम ही जमीन के हक रखो, तो मद्रास में किसान ही कौन हो गए? जमींदार। पंजाब साइड में भी कहा किसान को कहा तुम ही हक रखो, तो वहां भी किसान कौन हो गए? जमींदार। कौन हो गए? नॉर्मली जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं और हिस्ट्री में नाम आता है जमींदार, तो अपने लगता है वह आदमी जिसके पास खूब सारे पैसे। ये फील देता है कि जमींदारों ने शोषण किया, इसका मतलब जमींदार के पास क्या है? पावर। जमींदारों ने टैक्स अधिक लिया, इसका मतलब जमींदार अधिक क्या लेते हैं? टैक्स। पर यदि आपका कोई दोस्त गंगानगर का है और आप उससे पूछो कि तुम्हारे पापा क्या काम करते हो, अगर जमींदार है, और आप चूंकि हिस्ट्री पढ़े तो आपको लगता है अरे पापा जमींदार है तेरे, तो और आपको लगता है ये शोषण करता होगा, इसके पापा के पास खूब सारे पैसे होंगे, ये जनता को लूटते होंगे, खून चूसते होंगे, खूब सारे पैसे होंगे। और फिर एक दिन वो आपका दोस्त कहे यार इस बार तो घर से रुपए आए नहीं, और मकान मालकिन आंटी यार रुपए मांग रही है, तेरे पास उधार पड़ेंगे, एक बार दे दे यार, 2-4 दिन में पापा भेजेंगे तब मैं दे दूंगा। और आप सोचो यार इसके पापा जमींदार है फिर भी इसके पास पैसे नहीं। तब आप पंजाबी गाने याद करना कि मेरा बापू जमींदार कितों लेके देवे कार है। बापू जमींदार है क्या नहीं लेके दे सकता? बापू किसान है। बापू क्या है? तो जमींदार का अर्थ अलग अलग है। द्वारिकानाथ टैगोर के बेटे देवेंद्र नाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज को आगे किसने संभाला? और भाई साहब भगवान जाने पूरा परिवार ही क्या खाया करता था ऐसा कि द्वारिकानाथ टैगोर भारत का पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं। भाई वो तो भाषा वाला हो गया, प्योर पॉलिटिकल बातें करने वाला तो बंगाल जमींदार सभा ही बना, तो पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कोई बना रहा है तो कौन बना रहा है? द्वारिकानाथ टैगोर। ब्रह्म समाज को आगे बढ़ा रहे हैं तो कौन बढ़ा रहे हैं? देवेंद्र नाथ। और देवेंद्र नाथ टैगोर के एक बेटे वे द्विजेंद्र नाथ टैगोर। कौन वे? द्विजेंद्र नाथ टैगोर। उस टाइम का गजब का मैथमेटिशियन था। आज भी कलकत्ता में एक इंस्टीट्यूट काम करता है, IACS। कौन सा है? इंडियन इंस्टीट्यूट AICS है, IACS कल्टीवेशन ऑफ साइंस। ए का मैं भूल गया क्या उसका, पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ साइंस ऐसा सा कुछ नाम बनता है, IICS होगा, पर कल्टीवेशन ऑफ साइंस। 1876 के अंदर देवेंद्र नाथ टैगोर ने संगठन बना दिया था साइंस का। 1876 में कलकत्ता में साइंस का कोई इंस्टीट्यूट बना रहे थे, तो कौन सा था? IACS। बनाने वाला कौन? द्विजेंद्र नाथ टैगोर। कौन था? द्विजेंद्र नाथ टैगोर से छोटा है सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन है? भारत का पहला IAS। भारत का। उनसे छोटे थे ज्योतिरिंद्र नाथ टैगोर। कौन है? उस समय का बहुत बड़ा नाटककार, उस समय इतनी किताबें लिखे गया जिसकी कोई हद नहीं। उससे छोटी थी स्वर्ण कुमारी। कौन थी? उस समय की लेडी बंकिम चंद्र। या तो बंकिम चंद्र चटर्जी लिख रहे थे या महिलाओं में कोई लिख रही थी, कौन लिख रही थी? स्वर्ण कुमार। उससे छोटे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन? सभी थे वो। भाषा में वो है, चित्रकार वो है। इनके भतीजे अवनिंद्रनाथ टैगोर बंगाल की चित्रकला शुरू करने वाले। भगवान प्रतिभाएं कूट कूट के देता है, तो टैगोर परिवार में प्रतिभाएं कूट कूट के भर दी गई। और अंग्रेज इनके साथ एक काम बुरा कर गए। इनका नाम है द्वारिकानाथ ठाकुर। क्या नाम है? द्वारिकानाथ ठाकुर। अंग्रेजों से बंगालियों के नाम नहीं बोले जाते थे, तो वो बोलते द्वारिकानाथ ठाकुर, द्वारिकानाथ ठाकुर, ठाकुर ठाकुर। तो ठाकुर ठाकुर करते करते क्या बना गए? टैगोर नाम का कोई सरनेम नहीं होता। सरनेम था ठाकुर। ठाकुर का क्या? ठाकुर। ठाकुर का कर दिया क्या? कर गए अंग्रेजों ने कई नाम बिगाड़े। नाम होता था सुरेंद्र नाथ बंदोपाध्याय। क्या नाम होता उनका? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। बंदोपाध्याय बोला नहीं गया तो क्या कर दिया? बैनर्जी। चट्टोपाध्याय, चैटर्जी।
मुखोपाध्याय। तो मुखर्जी, चैटर्जी, बैनर्जी ये अंग्रेजों के बनाए हुए नाम है। अपने ऐसे नहीं होते थे, अपने होता बंदोपाध्याय, चट्टोपाध्याय, मुखोपाध्याय, उपाध्याय पंडित विद्वान, जिसके मुख से वेद टपकते हो, मुखोपाध्याय। अपने वाले का मुखर्जी, बैनर्जी, चैटर्जी, अंग्रेजों से नाम बोले नहीं जाते थे इस प्रकार के ना, और सब में जी जी और लगा के बैनर्जी, चैटर्जी। अभी थोड़े दिन पहले एक मूवी आई थी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, देखी आपने किसी ने? तो उसमें रणवीर कपूर होता है पंजाबी, आलिया भट्ट जो होती है बंगाली। आलिया भट्ट की दादी का किसी टाइम में रणबीर कपूर के दादा से प्यार रहा होता, अफेयर रहा होता उनका ना, उस मूवी में से दिखाया हुआ। और रणबीर कपूर का रणबीर सिंह का जो दादा वो धर्मेंद्र है, और उसकी याददाश्त चली जाती है, और उसको याद रहता है कि मेरा किसी से अफेयर था, और उस लड़के का नाम था मौसमी चटर्जी। क्या नाम था? मौसमी चटर्जी। तो अब उसको चटर्जी तो याद रहता नहीं, याददाश्त जाती, तो वो बोलता रहता बेटा बेटा मौसमी चटर, मौसमी चटर। तो रणबीर सिंह पता लगाता है कि यार दादाजी नाम लेते हैं, महिला कौन है, तो उसको पता चलता है कि इसकी पोती आलिया भट्ट है। तो एक दिन आलिया भट्ट के पास जाता है, वो गया अच्छा तो तुम वो मौसमी चटर की पोती हो गया? तो वो कहती नहीं मौसमी चटर्जी। अच्छा जी तो खुद ही लगा लेती हो क्या? भाई जी कैसे लगा लिया यार, खुद नहीं लगा लिया तुमने? तो वैसे वैसे बंगालियों ने ये कर लिया। तो द्वारिका नाथ ठाकुर या द्वारिका नाथ टैगोर है, उन्होंने कौन सी पार्टी बनाई? इधर आ जाओ, आलिया भट्ट में नहीं, इधर बंगाल जमींदार सभा। कौन सी बनाई? कब बनाई? किसने बनाई? एक बंदे और थे इनके साथ, राधाकांत देव। कौन थे? इनका नाम भी जानते हो आप? जानते हो ना? राजा राम मोहन राय तो कह रहे थे कि साहब सती प्रथा पर कानून बनना चाहिए। इन्होंने कहा तुम कौन होते हो बताने वाले? लुगाई हमारी, बाले तो बाले, रखे तो रखे, तुम बताओगे सती करनी है कि नहीं करनी? वो आदमी कौन है? अपना राधाकांत। पर पार्टी बनाई थी दोनों ने मिलकर। कौन कौन है पार्टी बनाने वाले बताओ देखे? द्वारिकानाथ टैगोर और राधाकांत देव। कौन सी पार्टी बना रहे? बंगाल जमींदारों की पार्टी। द्वारिकानाथ टैगोर बहुत बड़े जमींदार थे, भयंकर पैसे वाले, भयंकर पैसे वाले थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी थे उस टाइम के। महारानी विक्टोरिया के साथ बैठ के डिनर करते थे। उस समय चार्ल्स डिकेंस जो था, चार्ल्स डिकेंस उस टाइम का बहुत बड़ा नॉवलिस्ट था, वो इनके घर पे आया करता था। अब जिसके घर पे विक्टोरिया है, जो विक्टोरिया के साथ बैठ के डिनर करे, जिनके घर पे चार्ल्स डिकेंस आए, उनके टाबर इंटेलिजेंट नहीं होंगे तो किसके होंगे? अपने चार्ल्स डिकेंस का नाम पढ़ा जयपुर आके, स्पेलिंग अभी तक ही नहीं लिखी जा रही है। इनके टाबर ही चार्ल्स डिकेंस के साथ में बड़े हुए थे, उसके साथ खेल रहे थे। इनके टाबर इंटेलिजेंट नहीं है तो कौन हो? तो बस वही है। मैं वो 11th क्लास में बीकानेर नया नया पढ़ने के लिए आया, तो मेरे जो पीछे लड़के बैठते तो बीकानेर लोकल के, तो वो एक दिन बात करे कि छुट्टियां हो जाएगी तो बुआ के पास कलकत्ता जाएंगे, और फिर मामा जी बॉम्बे रहते हैं उधर भी चले जाएंगे। मैं सोचूंगी यार बुआ और मामा दोनों ही चूरू में है। मैं खुद भी चूरू का ही हूं, तो अपने तो बाहर जा ही नहीं सकते यार। इसका मतलब यार कम से कम घर वाले थोड़े दूर होते तो घूमने तो दूर जाते। ठीक है भाई, बड़े परिवार थे तो इनके बड़े परिवार थे, तो बड़े परिवारों की बड़ी बात है। मोटी रातां का मोटा, झांझर का मोटी, रातां का झांझर का मतलब सुबह। रातें बड़ी होगी तो सुबह भी बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें। सुरेंद्रनाथ बनर्जी उस टाइम आईएएस थे, असम में कलेक्टर थे। कहां पे? अंग्रेजों ने हटा दिया। कोई इल्जाम इल्जाम लगे थोड़े बहुत, अंग्रेजों ने क्या कर दिया, इनको हटा दिया। फिर तो भाई बंदा खार खा गया कि अब मैं अंग्रेजों का खिलाफती करूंगा, अब मैं अंग्रेजों के खिलाफ पार्टी बनाऊंगा, अंग्रेजों के शासन को उखाड़ फेंकूंगा। इन्होंने मुझे हटाया, मैं इनको, इसलिए पार्टी कौन सी बना ली? सारे इंडियंस को एसोसिएट करूंगा, सारे इंडियंस को एक साथ जोड़ूंगा, इसलिए पार्टी कौन सी थी? कब बनाएगी? 1800, क्योंकि उस साल बहुत बुरा हो रहा था भारत में। एक बंदा भारत आया हुआ था, लॉर्ड लिटन। कौन आया हुआ था? बहुत बुरे 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 काम कर रहा था, और इन्हीं कामों में उसने एक दिन एक कहा, आईएएस के पेपर की अधिकतम सीमा घटाई जाती है। कितनी की जाती है? पेपर कहां होता है? लंदन। कितने साल के बाद नहीं दे सकते? 19 के बाद दे नहीं सकते। तुम अभी तक ये नहीं तय कर पाए फर्स्ट अटेम्प्ट देंगे नहीं दें सर। 19 के सारे क्रॉस हो गए, 21 के हो गए होंगे तुम तो कई, और फिर भी तुम्हें लगता है सर फर्स्ट अटेम्प्ट इस बार दूंगी नहीं दूं, सर ऑप्शनल मुझे क्या लेना चाहिए। यदि अंग्रेजों का राज होता ओवरेज हो जाते तुम। सारे सारे क्या हो जाते? वैसे ठीक रहता है, फालतू की पंचायती ने टाबर टाबर में दे लिए, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई प्रेशर, वो कोई प्रेशर नहीं फालतू। अब फालतू को प्रेशर लेके घूमते रहते हैं। तो लिटन मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है 19 साल तक ही खत्म। पर 19 साल तक एग्जाम आपको देना है, उसके बाद आप दे नहीं सकते। पेपर कहां होता है?
अपने वालों 19 साल के टापर को लंदन भेजे। हम 19 साल के टापर को सब्जी मंडी नहीं भेजते। हमें लगता है टमाटर गले में लेके आ जाएगा, सब्जी वाला ठग लेगा इसको, और तुम करे इसको कहां जाना चाहिए, लंदन। तो बाद में, और ये आईएएस से इनको हटाया गया था, आईएएस में रूल चेंज किए, तो फिर इन्होंने भारत में आंदोलन चलाया था, आईसीएस आंदोलन। कौन सा चलाया? तब आईएएस नहीं बोलते थे, आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस। क्या बोलते? भारतीय जनपद सेवा। क्या बोलते? भारतीय जनपद सेवा। हिंदी में क्या होता था? भारतीय जनपद सेवा। इंग्लिश में इंडियन सिविल सर्विस। उसमें जब रूल चेंज किए गए तो उन्होंने आंदोलन चलाया। तो भारत का पहला कोई बंदा जो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चला रहा था, वो बंदा कौन था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। किस बात के लिए आंदोलन चला रहा था? आईसीएस मूवमेंट। क्या चला रहा था? पेपर कहां होना चाहिए? भारत। और आयु क्या होनी चाहिए? ज्यादा। आयु सीमा क्या कर दिया जाए? बढ़ाया जाए। तो अंग्रेज बाद में ज्यादा बातें इस नेता करेंगे, अंग्रेज कहेंगे अरे यार वो इंडियन एसोसिएशन आंदोलन चला रही है यार, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया। अब अंग्रेजों से सुरेंद्रनाथ भी नहीं बोला जाता था। अंग्रेज सुरेंद्रनाथ को बोलते थे सरेंडर नोट। क्या बोलते? सरेंडर नोट बनर्जी। तो बाद में भारत में नारा था उस समय कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी कोई भी आंदोलन करते तो लोग अंग्रेजों की नकल उतारते हुए नारा लगाते, सरेंडर नोट बनर्जी, सरेंडर नोट बनर्जी। क्या मतलब हुआ इसका? बनर्जी सरेंडर नहीं करेगा, बनर्जी तुम झुकना नहीं, बनर्जी तुम। अंग्रेजों ने नाम किया सरेंडर नोट बनर्जी, हमने उसका क्या बना दिया? नारा। क्या बना दिया? नारा बना दिया। क्या नारा? मैंने कहा सुरेंद्रनाथ बनर्जी पुष्प है, झुकेगा नहीं, एकदम अंग्रेजों के सामने लड़ेगा। इतने में 85 में कांग्रेस बन गई थी, अभी हमने पढ़ा। तो 86 में इस पार्टी का कांग्रेस में मर्ज कर दिया गया था। किसमें मर्ज कर दिया? जब कांग्रेस बनी थी ना शुरू में, तब तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने यह कहा था, क्यों बना रहे हो, मेरी है ना पार्टी, सर इसमें आ जाओ। तो लोगों ने कहा नहीं साहब, हम तो हमारी नई दुकान खोलेंगे, नहीं बनाएंगे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारी दुकान फ्लॉप होगी, मेरे वाली चलेगी। लेकिन एक साल में पता चला कि अपने वाली चलेगी, तो इन्होंने कहा मेरी दुकान का भी आपकी दुकान में मर्ज। प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई कारण है, बिना एक्शन के कोई रिएक्शन। 1883 में इलबर्ट बिल आंदोलन चल रहा था। क्या चल रहा था? याद है? रिपन भारत का अध्यक्ष बना हुआ है, और रिपन ने एक बात नोटिस की कि गोरे आदमी का मुकदमा काला जज नहीं सुन सकता, है ना। यदि मुजरिम गोरा है तो जज काला। उसने कहा ये क्या तरीका हुआ? यदि किसी ने लो पढ़ा है, यदि कोई जज लगा है, किसी का भी मुकदमा सुन सकता। अंग्रेजों का नाना बकवास मत कर, गोरा कटखरे में खड़ा है, काला ऊपर बैठा हुआ, बेइज्जती नहीं है। और वो उसने इलबर्ट उसके कानून मंत्री थे। इलबर्ट कौन थे उसके? भारत का पहला कानून मंत्री कौन था? मैकाले। पहला कानून मंत्री कौन था? आपने पढ़ा होगा। मैकाले को विधि सदस्य के रूप में भारत लाया गया था। तो विधि सदस्य का मतलब क्या हुआ? कानून मंत्री। तो भारत का पहला कानून मंत्री कौन था? रिपन के टाइम में कानून मंत्री कौन है? इलबर्ट। कौन है? और उन्होंने कहा सर इलबर्ट एक बिल लाओ, और बिल में लिखो कि मुजरिम गोरा होगा तो जज काला हो सकता है, या काला जज भी गोरे मुजरिम की बातें। इलबर्ट बिल कौन सा लेके? और जैसे इलबर्ट बिल अंग्रेजों ने विरोध किया, अंग्रेजों ने कहा गलत है, इलबर्ट बिल वापस लो, इलबर्ट बिल वापस लो। तो इंडियंस को पता चला कि अरे इतना भेदभाव, इनके मन में इतना पाप भरा हुआ, मतलब ये काला जज भी नहीं देख सकते। जज तो पढ़ा लिखा है यार, उस आदमी की तो बात स्वीकार करो। तो इस संगठन ने उसमें आंदोलन चलाया, इलबर्ट बिल। तो इलबर्ट बिल जब आया था तब हमें जरूरत महसूस हुई कि हमें एक पार्टी बनानी पड़ेगी जो अपनी बातें रख सके, वरना अपने को पता ही नहीं था। रिपन इलबर्ट बिल नहीं लाता तो अपने को तो इस बात का पता भी चलता नहीं। लेकिन रिपन के इलबर्ट बिल वापस लेना पड़ गया था रिपन को। लेकिन फिर भी उस घटना ने भारत में राष्ट्रवाद की भावनाएं जागृत की, भारतीयों को बताया कि अंग्रेज तुमसे कितना भेदभाव करते हैं। जब भारतीयों को पता चला, उन्होंने पार्टी बनाई। पार्टी का नाम क्या था? नेशनल कॉन्फ्रेंस। पार्टी का नाम क्या था?